Hello everyone and very good morning to all. Here Sunita Arora, your SST teacher. Today we continue the same third chapter of history, the Delhi Sultan. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं सुल्तान खिलजी और तुगलक के बारे में कि आखिर इनके शासनकाल में इन्होंने क्या कुछ खास अपने काम किए। तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ मिलिट्री कमांडर एज अ गवर्नर अपॉइंट किया और जिन्हें कुछ अलग अलग जो लैंड्स हैं वो प्रोवाइड किए, जिन लैंड्स को कहा जाता था इक्तास और इनके होल्डर्स को कहा जाता था इक्तदार या मुक्ति। अब इन मुक्तीस की ड्यूटी थी कि ये मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करते थे। इसके अलावा अपने इलाकों में ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी करते थे और एक्सचेंज में इन सर्विसेज के मुक्तीस जो हैं अपने लैंड पर, जो कि इक्तास कहलाते थे, वहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपनी सेना को यानी मिलिट्री को सैलरी प्रोवाइड करते थे और साथ साथ अपने कह सकते हैं कि अपनी जो इनकम है वो भी बनाते थे। सो दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू एंड कंट्रोल ओवर मुक्ति वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। इसके अलावा इन शासकों ने ये भी ध्यान रखा कि इन मुक्तीज़ को ओवर कंट्रोल नहीं होने देना है, यानी इनकी जो पावर है वो एक्सेस में नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए उन्होंने उनके जो ऑफिस हैं वो इनहेरिटेबल नहीं रखे। इसका मतलब क्या होता है कि इनके जो ऑफिसेज, उनका जो काम था वो वंशानुगत नहीं था और इसके अलावा जो इक्ताज उनको असाइन किए गए थे तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते थे और उनकी जो शिफ्टिंग है वो भी होती रहती थी, यानी कि कोई भी जो इक्ता या इक़्तिदार है वो एक परमानेंट प्लेस पर नहीं रहता था, उनका ट्रांसफ़र भी होता था और इसके अलावा जो उनको जो इक्ताज दिए जाते थे वो परमानेंट नहीं होते थे, शॉर्ट पीरियड के बाद उनको चेंज कर दिया जाता था। तो हार्श कंडीशंस में उनकी सर्विसेज चलती थी और इसके अलावा उन्होंने उनके कामकाज की देखभाल के लिए कुछ अकाउंटेंट भी अपॉइंट कर दिए और जिनका काम क्या था कि जो रिवेन्यूज़ ये मुक्तीज़ कलेक्ट करते थे वो उनकी चेकिंग करें, उनकी देखभाल करें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता था कि जो टैक्सेस स्टेट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड हैं उनसे ज़्यादा वो टैक्स कलेक्शन ना कर पाएँ और साथ साथ जैसे वो मिलिट्री रखने का काम भी करते थे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था कि वो एक सेलेक्टेड या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सोल्जर्स ही अपने साथ रखें, उससे ज़्यादा उसकी संख्या ना बढ़ाएं। अब जैसा कि जो दिल्ली सुल्तान है वो धीरे धीरे अपने आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में ला रहे थे, तो साथ साथ उन्होंने जो मेन सामंताज हैं या उनके चीफ्टेन्स हैं या रिच लैंडलॉर्ड्स हैं तो उनकी पावर को भी कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्टेट में यानी अपने शासनकाल के दौरान जो टैक्स कलेक्शन का काम था या उसका असेसमेंट का काम था उसे उसने अपने कंट्रोल में ही रखा। इसके अलावा जो लोकल चीफ्टेन्स हैं यानी कि उस समय के जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे तो उनको टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया गया था और इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के टैक्सेस को फोर्सफुली नहीं पे कर सकते थे, यानी उनको फोर्सफुली वो उस पर किसी पर भी अपना जो टैक्सेस है वो उसमें लेविट नहीं कर सकते थे। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट्स। अब सुल्तान ने कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हुए थे, सिर्फ ये उन्हीं का काम होता था कि वो लैंड्स को मेज़र करें और इसके अलावा हर अकाउंट को का ध्यान रखें। तो कुछ जो पुराने चीफ्टेन्स यानी कि पुराने सरदार थे या लैंडलॉर्ड्स थे तो कहीं ना कहीं सल्तनत में उनको रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में या असेसर्स के रूप में जो काम है वो दिया गया था और उनके शासनकाल में 3 प्रकार के टैक्सेस होते थे। जैसे कि पहला टैक्स है तो वो कल्टीवेशन पे लिया जाता था जिसे खराज कहते थे और इसमें जो किसान हैं उनके टोटल प्रोड्यूस का 50% जो है एज अ टैक्स उसे पे करना होता था। दूसरा टैक्स कैटल पे लिया जाता था, यानी कि जो पालतू जानवर हैं तो उनके ऊपर भी जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किए जाते थे। तीसरे प्रकार का जो टैक्स है वो हाउसेस पे लिया जाता था, यानी घरों पर भी जो टैक्सेस हैं लोगों को पे करने होते थे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत है वो धीरे धीरे अपने बढ़ाव की तरफ था, फैलाव की तरफ था। तो इतने बड़े रीजन पर एक सीधा कंट्रोल दिल्ली से रख पाना दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे बंगाल का कंट्रोल अगर दिल्ली से हम माने कि दिल्ली में बैठा सुल्तान बंगाल तक अपना जो कंट्रोल है वो कैसे कर पाएगा। तो समटाइम्स क्या होता था, लाइक अब सदर्न इंडिया जो है
वो भी अब एक तरह से दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट बन चुका था। तो धीरे धीरे इन एरियाज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कारण कुछ और भी रहे कि जैसे गैंगटिक प्लेन है वो टोटली फॉरेस्टेड एरिया है, तो ऐसे स्थानों पर जो सल्तनत की फोर्सेस हैं वो नहीं जा पाती थी। तो कई बार जो लोकल चीफ्टेन्स थे वो अपने खुद के जो रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश कर लेते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते थे। तो कभी कभार जैसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे या मोहम्मद तुगलक जैसे जो शासक हैं उन्होंने फोर्सफुली उन पर कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक के लिए वो ऐसा कर पाए और आखिरकार कुछ जो प्रदेश हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया था। आगे बात करेंगे अब एक सेकेंड फॉरेन रूलर की जिसने इस दिल्ली सुल्तानों को परेशान करना शुरू किया। तो वो था मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसने कि ट्रांस ऑक्शियाना पर आक्रमण करने के बाद, जो कि ईरान के नॉर्थ ईस्ट में है, 1219 पर उसने एक तरह से ईरान के इस प्रदेश पर समय समय पर आक्रमण किया। अब धीरे धीरे उसने रुख किया अपना दिल्ली की तरफ और एक के बाद एक उसने दिल्ली पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब इस मंगोल अटैक से दिल्ली को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को लगने लगा कि अब उन्हें एक बहुत बड़ी आर्मी जो है मोबिलाइज़ करनी होगी, स्टैंड करनी होगी, ताकि वो अपना एक बचाव जो है वो कर सकें। तो आओ अब यहाँ देखते हैं कि आखिर इन दोनों सुल्तानों ने इस मुसीबत को कैसे उसका निपटारा किया। तो क्या उन्होंने अपनी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपनाया जिससे कि वो अपनी सल्तनत की वो रक्षा इस अटैक से यानी कि इस मंगोल अटैक से कर सकें। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें कंपैरिजन चलेगा इन दोनों शासकों का, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का, कि आखिर इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किस तरह की जो नीतियाँ हैं वो अपनाई। सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो दिल्ली पर जो अटैक हैं वो 2 बार हुए थे, लाइक 1219 से 1300 और 1302 से लेके 1303 के बीच में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिफेंसिव मेज़र अपनाते हुए एक बड़ी आर्मी को स्टैंड करने का प्लान किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक ने इस मंगोल अटैक जो कि शुरुआती दौर में जब उसके हुए थे उसके शासनकाल के दौरान में, तो उस मंगोल आर्मी को उसने बड़ी आसानी से हरा दिया। तो इससे मंगोल जो मोहम्मद तुगलक है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया और उसको लगा कि जो रिसोर्सेज या जो आर्मी उसके पास है वो दैट इज़ सफिशिएंट, तो उतनी स्ट्रेंथ उसके लिए काफ़ी है। तो उसने क्या प्लान करना शुरू कर दिया कि वो ट्रांसऑक्शियाना पर आक्रमण करे, जो कि किसी समय में खुद मंगोल का ही एक वो हिस्सा था। तो उस पर वो आक्रमण करने का प्लान बनाने लगा और इसलिए उसने सोचा कि उसको अपनी आर्मी को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये तो थी फर्स्ट पॉलिसी। इसके बाद हम करेंगे सेकंड प्लान के बारे में। सेकंड पॉलिसी क्या थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के बाहर जो गैरिसन टाउन्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक का नाम सीरी यहाँ दिया गया है। और ये जो गैरिसन टाउन होते हैं वो सोल्जर्स के रहने के लिए होते हैं। तो जो कि एक आर्मी होती है जो कि अपने कह सकते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो राजा है वो बनाता है और उसको अपने शहर के बाहर ही इस्टेब्लिश करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो उसने की बजाय रिकंस्ट्रक्शन यानी कि एक नए शहर बसाने के, उसने अपने ही साम्राज्य के 4 जो शहर हैं उनको खाली करवा दिया और वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, जो कि वहाँ के निवासी थे, उनको उसने भेज दिया अपनी नई राजधानी दौलताबाद जो कि साउथ में थी, और अपने उन्हीं पुराने शहरों को ही उसने गैरिसन टाउन में तब्दील कर दिया और वहाँ पे अपनी सेना रख ली। अब हम बात करेंगे तीसरी, थर्ड जो पॉलिसी अपनाई गई थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरीज लाइक कैश में दी जाती थी रेदर देन एकतास, कि उनको लैंड्स प्रोवाइड नहीं किया जाता था, तो कैश सैलरी उनको दी जाती थी। इसके अलावा उसने ये भी ध्यान रखा कि मीन्स जो सोल्जर्स हैं तो मार्केट में अगर वो कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार जो मर्चेंट्स हैं लालच में आकर अपने जो गुड्स के प्राइसेस हैं उनको वो बढ़ा देते हैं ताकि वो अच्छा मुनाफा कर सकें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन प्राइसेस पर कंट्रोल पाने के लिए उसने सभी गुड्स पर जो प्राइसेस हैं उन्हें फिक्स कर दिया और उसके साथ साथ उसके ऊपर एक सर्वे ऑफिसर अपॉइंट कर दिया ताकि वो समय समय पर ये जांच करता रहे कि कोई भी मर्चेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड रेट से ज़्यादा रेट ना ले सके, और अगर कोई ऐसा करता था तो उनको वो पनिश करते थे।
सेकेंडली मोहम्मद तुगलक की तरफ क्या था कि उसने भी अपने सोल्जर्स को पेड किया, यानी कैश सैलरी जो है वो प्रोवाइड की, बट उसने प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया। इसकी बजाय उसने क्या किया, एक नई पॉलिसी शुरू की, दैट इज़ टोकन करेंसी। और इसमें क्या होता था, जैसे आजकल के टाइम में जैसे हम लोग पेपर करेंसी का यूज़ करते हैं, तो पेपर इज़ लाइक इट इज़ अ चीप वन, तो कोई मेटल का यूज़ नहीं होता। तो उसके समय में जहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे, तो उसने क्या किया, उसके स्थान पर एक बहुत ही चीप मेटल के कॉइन्स यानी टोकन बना दिए, और उन्हें ही जैसे एक तरह से वो ख़रीद फरोख्त के लिए लोग यूज़ करते थे। पर लोगों ने चालाकी क्या करनी शुरू कर दी, अब उनके पास जो गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन थे उनको उन्होंने संभालना शुरू कर दिया, उन्हें सेव करना शुरू कर दिया, और अपने जो टैक्सेस थे वो सभी इस टोकन करेंसी के थ्रू उन्होंने पे करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इनके पास एक तरीका ये भी था कि वो बड़ी आसानी से इस चीप करेंसी को कॉपी भी कर सकते थे, यानी जालसाजी भी बड़ी आसानी से इस करेंसी की जा सकती थी। अब एक लास्ट पॉलिसी की बात करेंगे कि अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने उसके शासन की काफ़ी तारीफ़ की, ख़ास तौर से जो मार्केट में उसने अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड रेट वाली पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें कि जो सामान है सस्ते दामों पर सही जो सभी लोगों को मिल जाता था। इसके अलावा उसने मंगोल इन्वेशंस को रोकने में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की थी। बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे वो तकरीबन सारे फेल हो गए, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा उसका जो कैंपेन कश्मीर की तरफ था तो वो एक उसके लिए डिज़ास्टर साबित हुआ। ट्रांसऑक्शियाना पर उसने प्लान करना, जो उस पर आक्रमण करने का जो प्लान किया था उसे छोड़ना पड़ा, और क्योंकि बड़ी आर्मी को वो फीड नहीं कर पा रहा था तो उसको उसने डिसबैंड भी कर दिया, यानी उसको एक तरह से खारिज किया, अपनी संख्या जो थी सैनिकों की वो कम कर दी। और जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएट किए थे तो वो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बनकर उसके सामने खड़े हो गए, मुसीबतें उन्होंने पैदा कर दी। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंटेड, और जिसने अपने शुरुआती समय में जब गैरिसन टाउन बनाने की बात हो रही थी तो उस टाइम में उसने क्या किया था, जो अपनी प्रजा है उसको अपने पुराने शहरों से हटा करके उनको दक्षिण की तरफ जाने की आज्ञा दी थी। तो वो जो स्थिति थी वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी भरी थी, लोग उससे बहुत नाराज़ हुए उसकी इस पॉलिसी पर। इसके अलावा जो उसने टैक्सेस इम्प्रूव किए थे तो उसकी वजह से अकाल बनने की स्थिति जैसी पैदा हो गई थी और लोग उसके खिलाफ़ विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। और फाइनली जो उसकी टोकन करेंसी थी वो भी उसको रीकैंसिल करना पड़ा। तो ओवरऑल जो हम इनका कंक्लूज़न देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या पता चलता है कि जो मोहम्मद तुगलक की जो फेलियर्स हम यहाँ देख रहे हैं उसके बावजूद भी हम ये ना भूलें कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये मोहम्मद तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने पहली बार किसी मंगोल टेरिटरी पर कब्ज़ा करने की बात को प्लान किया था। अलाउद्दीन ने डिफेंसिव मेजर्स ही अपनाए जो कि उसके हिसाब से बहुत सही थे। मोहम्मद तुगलक के जो मेजर्स थे वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिलिट्री वे में कुछ ऑफेंसिव रहे अगेंस्ट मंगोल्स, वो सही कारगर साबित नहीं हुए। आगे हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, कि 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत की कंडीशन क्या थी। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तुगलक के बाद सैयद और उसके बाद लोदी डायनेस्टी ने एक के बाद एक दिल्ली पर अपना शासन किया, दिल्ली और आगरा पर टिल 1526 तक। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो बहुत से इंडिपेंडेंट रूलर्स जो हैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे और अपनी प्रॉस्पेरस कैपिटल बना रहे थे। तो इसी पीरियड में हम बात करते हैं कि कुछ नए रूलिंग ग्रुप्स भी पैदा हुए जिनमें अफ़गान और राजपूत भी सबसे प्रमुख रूप से थे। आगे बात करते हैं एक नए एडमिनिस्ट्रेटर की जिसका नाम था शेरशाह सूरी, और जिसने अपना कैरियर शुरू किया था बिहार में एक छोटे से प्रदेश में जहाँ पर उसको मैनेजर की पोस्ट मिली थी। लेकिन उसके बाद उसने मंगोल एम्परर को चैलेंज देना शुरू कर दिया, उसकी पावर को उसने चैलेंज करना शुरू किया और आखिरकार मुग़ल एम्परर हुमायूं को उसने डिफ़ीट किया, हरा दिया, और इस तरीके से उसने दिल्ली पर अपना कब्ज़ा करके अपना खुद का राजवंश स्थापित कर दिया।
ज़्यादा लंबे समय तक उसका शासनकाल नहीं रहा, सिर्फ 15 वर्ष उसने शासन किया, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि उसको एज अ एग्ज़ाम्पल फॉलो किया था अकबर ने भी, और उसने बहुत से जो मेजर्स हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के भी उठाए, यानी उनको भी उसने फॉलो किया और अपनी शासन व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाया। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स टू एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।